जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस जर्नी एग्जाम पॉइंट पर। तो चलिए इसको यानी मैथ को बारीकी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यानी यह वीडियो स्पेशल जो क्लास 9th के स्टूडेंट है, जो क्लास 10th में जा रहे हैं, उनके लिए यह स्पेशल वीडियो है। मैथ का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। तो हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, इसका बनावट कैसा है, इसका सूत्र समझेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पर। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ को समझने के लिए सबसे पहले मैथ का दर हटाने के लिए इसका 3 भाग होता है मैथ का। तो मैथ का सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट कैलकुलेट, उसके बाद कॉन्सेप्ट कैलकुलेट बेसिक। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट कैलकुलेट बेसिक अगर तीनों आपका स्ट्रांग है तो आप काफ़ी ब्रिलियंट हो। बट अगर इसमें से तीनों में से अगर आपका कैलकुलेट करना और बेसिक करना नहीं आता है तो आपका कॉन्सेप्ट भी छूट जाएगा। इसका मतलब अगर बेसिक आप लोग का आता होगा थोड़ा, मतलब बेसिक आप लोग बना लेते हैं और कैलकुलेट आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट भी काफ़ी आपका क्लियर होगा, तो आप मैथ में आ सकते हैं, मैथ के दर हटा सकते हैं। तो हम लेके आए हैं आपके पास मैथ, जो आपको जिस तरह फॉलो कराएंगे उस तरह अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथ को अच्छा खासा बना सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग जानते हैं यानी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट बेसिक। तो देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। देखिए, तो हम लोग समझते हैं नहीं, जब आपका तीनों क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट कैलकुलेट बेसिक, डोंट वरी। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, उसके बाद कैलकुलेट भी थोड़ा ठीक ठाक है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं शुरू से अंत तक, तो आपका कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर जितने भी होता है आपका क्लियर करा दूंगा। तो चलिए जानते हैं, यानी इसके क्वेश्चन वास्तविक संख्या क्या होता है। जैसे में वास्तविक संख्या है ना, चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है आखिर, तो चलिए हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा। देखिए, जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। और उसके बाद परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद जानेंगे। इसके अगला पॉइंट जानेंगे, तो पहले देख लीजिए वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और 2 बता टू इंटू √2, और उसके बाद 1/√5 हो जाएगा,
0.01201001 उसके बाद यानी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को उदाहरण ले सकते हैं, वही वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। उदाहरण में 2√3, 1/√3, 2√2, 1/√5, उसके बाद 0.01001001। तो इसका उदाहरण लिख दिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए वो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में जानेंगे, जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा, और 2√2 ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या रूट में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम रूट यहाँ पर लिखे 2√2 लिखेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 निकलेगा, तो यह परिमेय होगा, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद जो संख्या रिपीट होती है वह परिमेय होती है। तो 0.010101 यानी यह संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर 0 1 पर बार दिए है तो इसके मतलब वह संख्या रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा। तो इसका उदाहरण लिख दिया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में 2, 3, 1/2, 1/5, √2 तो √2 से √2 काट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। आज जो संख्या रिपीट होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनेगा तीसरा क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या तीसरा बनेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। यानी परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण जान लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या बनेगा, तो अभी इसके जस्ट पिछले बताए थे, यानी पहले बताया है, यहाँ पर वास्तविक संख्या में बताए थे कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या बनेगा, तो रूट में बनेगा, और परिमेय संख्या का उदाहरण रूट में नहीं बनता है। तो अपरिमेय संख्या का रूट में बनेगा तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसी तरह अगर परिमेय संख्या में जो संख्या रिपीट हो रही थी उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं
पूर्णांक मतलब 0.001 इस तरह संख्या बढ़ते रहेगी, यानी यह संख्या रिपीट नहीं होगी, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। इसका उदाहरण लिख दिए। अब जानेंगे आप क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, और भी इसका नंबर है तो हम लोग जान लेंगे इसको। पहले इतना क्लियर कर दिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान गए क्या, वास्तविक संख्या जान गए, परिमेय संख्या जान गए, अपरिमेय संख्या जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो चलिए इसको बारीकी बारीकी से हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या, प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो गिनती की संख्या होती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो वही लिख देंगे आंसर में, गिनती वाले संख्या को गिनती वाली क्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते, हाँ लिख दिए यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में जानेंगे, इसका उदाहरण जान लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 इसी तरह अनंत तक जाएगा। इति सी लिख देंगे वहाँ पर, इति सी लिख देंगे, ईटीसी, हाँ ईटीसी लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए गिनती वाला जो संख्या होती है उसमें शून्य ऐड किया जाता है, तो उस वही बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो गिनती वाली संख्या को, यानी गिनती वाली संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे गिनती वाले संख्या को, गिनती वाली संख्या में जब हम शून्य जोड़ते हैं उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में बनेगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 से 0, 1, 2, 3, 4, द ETC। जैसे इधर सुनिएगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जिस तरह पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछेगा, प्रथम प्राकृतिक संख्या को क्या होता है, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या, गिनती वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती वाले प्राकृतिक संख्या कब से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो आप लोग, यानी यह प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाए। और देखिए तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा, पूर्ण संख्या लिख दिए, गिनती वाली संख्या में जब हम शून्य को ऐड करते हैं तो उसे ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद जो तीसरा हो गया क्या, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पहले हम जान लेते हैं सम विषम संख्या क्या होता है। तो पहले लिखेंगे सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है।
सम संख्या क्या होता है? तो देखिए, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित कर देती है उसे सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं करती है उसे विषम संख्या कहा जाता है। वही है, तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित विभाजित कर देती है उसे ही क्या, उसे ही सम संख्या कहते हैं। उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित कर देती है, जो दो से पूरी पूरी विभाजित कर देती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, छः हो जाएगा, आठ हो जाएगा, इति सी, इतिशी हो गया। तो पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम सम संख्या क्या होती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा प्रथम सम संख्या दो होती है। आप देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। यानी इतना तो हम लोग जान गए, प्राकृतिक क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या जान गए, परिमेय संख्या जान गए, अपरिमेय संख्या जान गए, प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्ण संख्या जान गए, सम संख्या जान गए। अब इसके बाद विषम संख्या जानते हैं। देखिए अब जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, तो लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन बनेगा विषम संख्या क्या है। विषम संख्या क्या होता है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वो ऐसी संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह अनंत तक जाएगा इत्यादि। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी तरह बढ़ते अनंत तक चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे में विषम संख्या होता है ना उसमें दो दो को ऐड किया जाता है। जैसे में एक है तो उसमें दो को ऐड किया तो तीन हो जाएगा, तीन में दो ऐड किया तो पाँच, इसी तरह दो 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 को बढ़ाते चलिएगा ताकि इसका आंसर आप लोग इसका एग्जाम्पल को और आगे तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद विषम संख्या हो गया, उसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होगा। पूर्णांक पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा
जैसे में मान के चलिए यहाँ पर एक रेखा खींचे, समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको 0 मान लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा -1 -2 -3, इधर हो जाएगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, तो वही कहते हैं पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर 0 से शुरू की है, तो इधर जो जा रहा है यह धनात्मक संख्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर जो जा रहा है जिसमें 0 से जब दाएं साइड जाइएगा तो यह बढ़ते रहता है, यानी प्लस में जाएगा, इधर माइनस में आएगा, तो इसके मतलब यह ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उदाहरण में यही लिख जाएगा 0, इधर 0, इधर दाएं साइड बोलिएगा +1 +2 +3, इसी तरह बोलिएगा। और उसके बाद इधर बाएं साइड में -1 -2 -3 -4, इसी तरह बढ़ते चल जाएगा। तो पूर्णांक संख्या हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे आभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आभाज्य संख्या क्या होता है? आभाज्य संख्या क्या है? आभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए आभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए वैसी संख्या जिनका गुणनखंड, चाहे गुणनखंड बोलेंगे, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या ना हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा संख्या ना हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और उदाहरण में हो जाएगा, उदाहरण में जैसे में हो जाएगा अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। उसके बाद 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 कट जाता है, 3 से कट जाएगा 9, तो 9 नहीं होगा। जो नहीं कटता है वही आभाज्य संख्या होता है। क्या बोले हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा संख्या ना हो। एक हो लेकिन स्वयं के अलावा दूसरा संख्या ना हो, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद 3 हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, इसी तरह बढ़ते चल जाएगा etc। तो यहाँ पर समझिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्ट इस तरह, प्रथम आभाज्य संख्या क्या होती है? तो प्रथम आभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा भाज्य संख्या, तो हम लोग जान गए, सॉरी आभाज्य संख्या जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है?
भाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या हो। देखिए इसका परिभाषा था, अब भाज्य संख्या का परिभाषा था वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या ना हो। इसमें है वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या हो, उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है। तो लिखेंगे वो ऐसी संख्या वो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा संख्या हो, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा भाज्य संख्या का वो जैसे में इसका आंसर यही हो जाएगा, वो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा संख्या हो, उसे ही भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा तो भाज्य संख्या प्रथम भाज्य संख्या 4 होता है, उसके बाद 8 9 10 और इसी तरह बढ़ते चल जाएगा ETC। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में जो प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा जान गए, इसके बाद यह जान गए। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा क्या क्वेश्चन बनेगा, हाँ, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। उसके बाद अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो चलिए उसको जानते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? क्वेश्चन बनेगा शांत दशमलव क्या क्या है, हाँ, शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो जब परिमेय संख्या में हर का, अरे जब परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हो, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ये लिखेंगे जब परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हो, उसे ही शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हम मान के चलते हैं 3/20 रखते हैं। जैसे 3/20 रखे उदाहरण के तौर पर, तो इसको शांत हमको बनाना है। तो सबसे पहले 3/20 है, तो 20 से हम 3 में भागा देंगे, 3 में भागा देंगे। तो जब या तो छोटा पड़ गया या बड़ा हो गया तो भागा नहीं लगेगा। तो भागा नहीं लगेगा तो पहले यहाँ पे एक जीरो देंगे, तो यहाँ से एक जीरो उतरेगा। यहाँ पर एक जीरो देंगे तो यहाँ से एक जीरो उतरेगा। तो यह क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया तो भाग लग जाएगा। तो कितना अंतर में भाग लगेगा, तो यहाँ पॉइंट दे दो, हाँ, उसे कितने अंतर में भाग लगेगा, तो एक मंत्र में भाग लगेगा 20 एकम 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ से 10 उतरेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और
तो एक जीरो यहाँ पर और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 × 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो यह कट जाएगा, तो इसका मतलब यह दशमलव प्रसार शांत है, यानी दशमलव प्रसार शांत है। उदाहरण के तौर पर आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जैसे मैं शांत दशमलव प्रसार लिख दिया, जब परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हो तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में समझा दिए। और आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हर क्या होता है। अब हर क्या होता है, एक हम आपको समझाते थे हर और अंश। देखिए इसमें यह बाटा हो गया, बाटा हो गया। और इसमें अंश होता है ना, अंश और हर। देखिए अंश होता है ऊपर की ओर और हर होता है नीचे। जब इसका एलसीएम एसटीएफ पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी डिटेल से समझा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अंश ऊपर होता है, आप लोग इतना ही याद रखिएगा, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, बस इतना आप लोग याद करिएगा। उसके शांत दशमलव प्रसार हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत तो हम लोग जान गए, तो उसके बाद लिखेंगे अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, तो देखिए समझिएगा। जब परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में ना हो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसमें तो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में था, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो वही लिखेंगे इसका परिभाषा, जब परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में ना हो उसे ही अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, मान के चलिए हम रखते हैं क्या, 5/14 रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम रखे हैं 5/14। तो जैसे में यहाँ पर हम अगर 14 से 5 में भाग देंगे तो यह इससे कम है तो भाग नहीं लगेगा। तो भाग लगाने के लिए यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे और उसके बाद एक जीरो यहाँ पर उतारेंगे तो यह इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 14 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितना मात्रा में आता है, तो 14 14 था 14 42, 14 तिहाई 42। और इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे रहना है, इसके करीब में रहना है, इसके बराबर में रहना है। तो 14 तिहाई 42, तो यहाँ पर 14 तिहाई 42 हो जाएगा। तो 42 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जब जीरो है, जीरो तो इससे छोटा है तो नहीं घटेगा, तो इसमें से एक लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से ये 2 गया तो 8 हो जाएगा। और यह 4 बचा, चाहे 4 है तो यह 0 कर देगा, यानी 31 हो जाएगा, यह 31 हो जाएगा। तो 8 बचा। अब 8 बचा तो अब 14 से यह भी कम हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे।
यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या उतरेगा, एक जीरो उतर जाएगा। तो 14 के पहाड़ा पड़ेंगे, 14 के 14 चौथे 42 56 14 25 70 14 छक 84, तो ज्यादा चल जा रहा है, तो 14 छक 84, तो 14 पचे 70, तो 70 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। तो यहाँ पर बचा कितना, 10 बचा। अब देखिए 10 बचा, तो इसी तरह ये करते चला जाएगा, तो यानी यह कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, यानी बढ़ते चला जाएगा। तो इसके मतलब ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे में क्वेश्चन बनेगा कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, लिख देंगे यहाँ पर कैसा होता है, कैसा होता है। तो इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अशांत, अशांत आवर्ती होता है। रूट टू, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, रूट टू 0.0100 10001। अभी ने इसके पहले बताया है कि अपरिमेय संख्या में कि संख्या कोई रिपीट नहीं होता है, यानी वह चेंज होते जाता है, और जो संख्या रिपीट होती है तो वह क्या कहलाती है, तब परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या रिपीट नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उसी के लिए उदाहरण बता दिया, रूट वाला भी अपरिमेय होगा, तो यहाँ पर हम बता दिए हैं। उसके बाद जानेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेंथ कॉमन फैक्टर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एलसीएम को बोला जाता है एलसीएम को लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तय, समापवर्तय, हाँ लघुत्तम समापवर्तय। और उसके बाद ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं मस शॉर्टकट में, इसको बोलते हैं लस। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, यानी बेसिक है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, देखिए तो एलसीएम क्या होता है, तो वह लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या को, जो दिए गए सभी संख्या को, जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णांक
विभाजित करती है उसे ही लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कहते हैं। जैसे में 12 और 15 का एलसीएम बराबर 7 होगा। देखिए 7 किस तरह है, तो यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। एलसीएम इस तरह निकलता है 12 और 15। तो 12 15 है तो 21 से 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब भाग नहीं लगेगा तो गुना कर देते, तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12, 12 पचे 7, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 7 आएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम 7 होता है। अब हम लोग जान गए एलसीएम, जान गए, उसके बाद एचसीएफ जानते हैं। एचसीएफ क्या होता है, तो लिखेंगे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या को पुनर्त विभाजित करती है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। जैसे में 12 और 15 का एचसीएफ बराबर 3 होगा। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे में तो क्या हो जाएगा, 12 और 15 का अलग अलग निकाल देंगे, तो 12 हो गया, 15 हो गया, तो यह 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 हो गया, 3 पचे 15। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन कौन है, यानी दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ 3 आ गया। तो इस यहाँ पर एलसीएम समझा दिए, उसके बाद एचसीएफ समझा दिए। अब इसको आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे। दो संख्याएं, हाँ लिखेंगे, दो संख्या गुना एलसीएम, यानी दो संख्या तथा, इस तरह क्वेश्चन में दो संख्या तथा एलसीएम गुना एचसीएफ में क्या संबंध है, क्या संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, दो संख्या तथा एलसीएम गुना एचसीएफ में क्या संबंध होता है। तो देखिए दो संख्या का तो एक पहली संख्या होगा, एक दूसरी संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर समझिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर समझिएगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे यहाँ पर सूत्र बन सकते हैं, फॉर्मूला बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, या अगर पहली संख्या निकालना होगा हमको, पहली संख्या बराबर अगर देते हैं तो एलसीएम गुना एचसीएफ उधरे रहने देंगे, और यहाँ पर गुना में दूसरी संख्या है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बाटा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी
संख्या। दूसरी संख्या होगा, अगर हमको दूसरी संख्या निकालना होगा, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या निकालना होगा तो वही हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बता पहली संख्या। तो लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बता पहली संख्या हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, या अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, देखिए इधर वाला के इधर रहने देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है, उसके बाद एचसीएफ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बता क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। उसी तरह हमको अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या तथा एलसीएम गुना एचसीएफ में क्या संबंध होता है, इसका जब कल क्वेश्चन लेके आएंगे यानी एक बुक से 1.1 का प्रश्नावली लेके आएंगे तो आप लोग को वहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा, वहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ये काफ़ी जरूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दो संख्या तथा एलसीएम गुना एचसीएफ में क्या संबंध होता है, तो देखिए अगर आपको पहली संख्या निकालना होगा, दूसरी संख्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा तो यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए अगर हमको पहली संख्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ उधर रहने देंगे, और देखिए गुना में दूसरी संख्या है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा यानी बाटा में हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी संख्या हमको निकालना होगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ रहने देंगे, उसके बाद पहली संख्या गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बता पहली संख्या। अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इधर रहने देंगे, और एचसीएफ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो वही हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद एचसीएफ अगर निकालना होगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बता एलसीएम हो जाएगा। आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। अब देखिए यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका इससे यानी यही 1.1 जो प्रश्नावली है इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका यही फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए से बड़ा बी होता है, बी से बड़ा आर होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए से बड़ा बी होता है, बी से बड़ा आर होता है। तो अगर इस तरह अगर आपको चिन्हासी दिखाई दे रहा है तो जिस ओरी यानी मुंह खुला होता है वह बड़ा कहलाता है, इधर जिस ओरी इस तरह होता है, इस तरह यानी मुंह गिरा होता है तो यह छोटा कहलाता है, और इधर बड़ा कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी पर 1.1 आधारित है, चैप्टर नंबर 1 का 1.1 जितने क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं मेन टॉपिक कि इसको
भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल यानी शेष बोला जाता है। इसको शेषफल या शेष बोल सकते हैं। जैसे में इसको भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। अब देखिए भाज्य को ए मानेंगे, भाजक को बी मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे, शेष को आर मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं भाजक को बी मानेंगे, भाज्य के ए मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे, शेषफल को आर मानेंगे। तो इसको और इसको आप लोग कवरेज कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर आधारित है चैप्टर 1.1 का, यानी जितने क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। अब यहाँ पर यह समझ गए भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल समझ गए। उसके बाद अगर एक टॉपिक, एक छोटा सा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं, चाहे किस लिए किया जाता है, तो वही HCF मासा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो वही HCF मासा ज्ञात करने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वही HCF मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ मैथ से रिलेटेड। तो आप लोग इस पर यानी मैथ का वीडियो लेके आते हैं, ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th का यहाँ पर कवर कराते हैं। तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो जाए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।